बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए भगवान बुद्ध की पावन स्मृति में उपस्थित आप सभी भाई बहनों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। साथियों, आज 10 मार्च है 2026। आज माता सावित्रीबाई फूले जी की पुण्यतिथि है। उनके महान कार्यों को याद करते हुए हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नाय गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम खंडोजी नेवसे और माता जी का नाम लक्ष्मीबाई था। ये माली समाज के थे। माता सावित्रीबाई फूले जी का विवाह बचपन में ही महामना ज्योतिबा फूले जी के साथ हुआ। इन्होंने शिक्षा अर्जित की। आगे चलकर ये पहली महिला टीचर, प्रिंसिपल और समाज सुधारिका बनी। 1848 में इन्होंने लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला। उस समय समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अंधविश्वास, धर्म की आड़ में महिलाओं के साथ तरह तरह के अत्याचार, इन सब के खिलाफ कड़ा विरोध किया, संघर्ष किया। एक तथाकथित उच्च समाज की विधवा महिला जो पुरुषों के द्वारा सताई हुई थी और गर्भवती हो गई, वो आत्महत्या करने के लिए जा रही थी कि तभी इनको पता चला और वे उसे अपने घर ले आए और बच्चे का जन्म होने दिया। उस बच्चे का नाम यशवंत रखा और उसे गोद लिया और पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाया। प्लेग की महामारी के चलते माता सावित्रीबाई फूले लोगों की सेवा करते करते संक्रमित हो गई और 10 मार्च 1897 को इस संसार से सदा सदा के लिए विदा हो गई। यूं तो माता सावित्रीबाई फूले जी ने बहुत महान कार्य किए हैं। वो इंसानियत की सच्ची मिसाल थी, ममता की साक्षात मूर्ति थी। लेकिन आज हम उनके द्वारा लिखे गए उन 3 पत्रों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जो उन्होंने अपने जीवन साथी ज्योतिबा फूले जी को लिखे हैं। सुनिए। सावित्रीबाई फूले जी ने ज्योतिराव फूले को 3 पत्र लिखे हैं। ये तीनों पत्र मराठी में प्रकाशित सावित्रीबाई फूले समग्र वाग्मय में संग्रहित हैं। पहला 10 अक्टूबर 1956 को नायगांव पेट, खंडाला, सावित्रीबाई फूले का मायका, जिला सतारा से लिखा था। दूसरा भी नायगांव पेट, खंडाला, जिला सतारा से 29 अगस्त 1868 को भेजा था। जबकि तीसरा 20 अप्रैल 1877 को ओतूर, जुन्नर से लिखा गया था। पहले पत्र के पहले पैराग्राफ में सावित्रीबाई फूले अपनी बीमारी का जिक्र करती हैं। वे ज्योतिराव फूले को इस बात की सूचना देती हैं कि इस बीमारी के दौरान उनके भाई ने किस तरह उनकी सेवा की। इसमें भाई के प्रति लगाव का जिक्र करती हैं। अपने अगले पैराग्राफ में वे फातिमा शेख की चर्चा करती हैं। उनकी अनुपस्थिति में पुणे में शिक्षण और अन्य सामाजिक जिम्मेदारियां फातिमा शेख संभाल रही थीं। फातिमा के साथ उनके गहरे रिश्ते थे और वे उन पर कितना विश्वास करती थीं, इसका भी संकेत इस पत्र में साफ साफ मिलता है। वे लिखती हैं कि मैं जानती हूं कि मेरे पुणे में न होने के कारण फातिमा शेख पर काम का बोझ बढ़ गया है। उसे सब काम संभालने में तकलीफ हो रही होगी, परंतु फातिमा शेख काम करने में कभी नानुकुर नहीं करती। इस बात की खुशी है और विश्वास है कि वो काम ठीक से संभाल लेंगी। फूले दंपत्ति के जीवन संघर्षों से परिचित हर व्यक्ति जानता है कि दलितों, महार, मांग को शिक्षित करने, उनके लिए अपने घर के पानी का टैंक खोल देने और उनके साथ पूरी तरह समानता का व्यवहार करने के कारण ज्योतिराव फूले के पिता ने सामाजिक दबाव में आकर दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। दलितों, अतिशूद्रों से खुद को श्रेष्ठ समझने वाले शूद्रों, आज की पिछड़ी जातियां, विशेषकर फूले की जाति के लोगों ने उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया था, क्योंकि वे दलितों को अपने बराबर नहीं मानते थे। यही स्थिति सावित्रीबाई फूले के घर मायके में भी थी।
इस संदर्भ में अपने भाई का जिक्र करते हुए सावित्री बाई कहती हैं कि मायके में रहते हुए अक्सर भाई से आपके कामों के बारे में चर्चा होती रहती है। एक दिन उसने कहा कि तुम्हें और तुम्हारे पति ज्योतिबा जी को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है क्योंकि आप दोनों महार मांग जैसे अस्पृश्यों के लिए काम करते हो। आपका यह कार्य पाप कर्म है। यह निकृष्ट काम करके तुम लोग कुल को डुबोने का काम कर रहे हो। तुम लोग पथभ्रष्ट हो गए हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे पति ज्योतिबा को फिर से समझा रहा हूं कि अपनी जात बिरादरी की परंपरा को निभाते हुए उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। वे जैसा कहते हैं वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये भी याद रहे कि ब्राह्मणों जो बात बताए और जो भी कहे वही बात हमें धर्म सम्मत मानकर उसका अनुसरण करना चाहिए। भाई की बातों का सावित्री बाई फुले जिस तरह से द्वंद्वात्मक विश्लेषण करती हैं वह उनके गंभीर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक चिंतन को अभिव्यक्त करता है। साथ ही मनुष्य के प्रति उनके गहरे प्रेम की झलक भी इसमें मिलती है। इसी पत्र में अपने भाई का एक समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए वे लिखती हैं, वैसे तो मेरा भाई स्वभाव और दयालु प्रवृत्ति का है, लेकिन वह एक भावुक और नासमझ भी है। बिरादरी की बातें सुन सुनकर और उनकी बातों में आकर उसने न केवल मुझे भला बुरा कहा बल्कि आपकी भी बुराई की। हम दोनों पर दोषारोपण किया। हम दोनों की निंदा करने में भी उसे कोई झिझक नहीं हुई। माँ ने भी ये सब सहन किया। हालांकि उन्हें भाई का बर्ताव और व्यवहार अच्छा नहीं लगा। फिर वे बताती हैं कि कैसे माँ ने भाई को फटकारा। ये सब सुनकर भी सावित्री बाई फुले ने आपा नहीं खोया, न ही भाई के प्रति उनमें कोई कटुता आई। उन्होंने गंभीरता के साथ प्रेम से भरे शब्दों में भाई की संवेदना, विवेक और न्यायबोध को जागृत करने की कोशिश की और उन्हें सफलता भी मिली। उन्होंने अपने भाई को किस भाषा में और किस तरह समझाया, ये देखने लायक है। उन्होंने भाई से कहा, आपको क्यों लगता है कि आपने जो कहा वो परम सत्य है? भाई, आपकी बुद्धि को क्या हुआ है? आपको क्यों नहीं समझ में आता है कि आप बिल्कुल नासमझ व्यक्ति की तरह बातें करते हैं? आपकी मति ब्राह्मणों की चाल की शिकार हो गई है। उनकी घुट्टी पी पी कर, उनके पाखंडी उपदेश सुनकर आपकी बुद्धि दुर्बल हो गई है और इसी कारण आपके स्वयं के विवेक ने काम करना बंद कर दिया है। एक तरफ आप इतने दयालु बनते हैं कि बकरी और गाय को खूब प्यार करते हैं, उन्हें दुलारते हैं, नाग पंचमी के त्योहार पर विषैले सांपों को भी दूध पिलाते हैं। आपके ये कृत्य धर्म सम्मत हैं और महार मांग जैसे इंसानों को आप इंसान ही नहीं समझते। उनसे आप परहेज करते हैं, उन्हें अछूत अस्पृश्य समझकर दुत्कारते हो। क्यों करते हो ऐसा? ऐसा करने की सही वजह क्या है? क्या आप नहीं जानते कि ब्राह्मण लोग तुम्हें भी अछूत समझते हैं? हमारे स्पर्श से भी उन्हें नफरत है। वे आपसे महार जैसा ही व्यवहार करते हैं कि नहीं? सावित्रीबाई फुले का अपने भाई से कहा गया उपरोक्त कथन इसका भी प्रमाण है कि उन्हें ब्राह्मणवाद और श्रेणी क्रम आधारित जाति संरचना का कितना गहरा ज्ञान था। उनका भाई उनके समझाने से काफी लज्जित हुआ, लेकिन बहुत सारे प्रश्न भी पूछता है। इन प्रश्नों का भी समझदारी के साथ सहज भाषा में सावित्रीबाई ने जवाब दिया। ये जवाब उनके चिंतक व्यक्तित्व की झलक देता है, जो उनकी कविताओं में सबसे मुखर तरीके से दिखाई देता है। वे पूरी दुनिया और देश के पैमानों पर घटित हो रही घटनाओं से काफी परिचित थीं। बहुत विषम और विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपने कार्यभारों को दक्षता के साथ निभाया। वे भाई के प्रश्नों का उत्तर देते हुए दूसरे देश के लोगों, अंग्रेजों द्वारा महार मांग के लिए किए जा रहे कार्यों की चर्चा करती हैं, ब्राह्मणों के कुचक्र का पर्दाफाश करती हैं और शिक्षा की महत्ता बताती हैं। सावित्रीबाई फुले लिखती हैं कि देखो, दूसरे देश के लोग, अंग्रेज महार मांग और अन्य पिछड़े जातियों के उत्थान हेतु काम कर रहे हैं। कैसे अज्ञानता और अनपढ़ता मनुष्यता के लिए घातक है। अविद्या के कारण मनुष्य पशुवत है। ब्राह्मण स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं। उनकी श्रेष्ठता का आधार ज्ञान अथवा शिक्षा पर अधिकार होना ही है। ज्ञान की महिमा अपार है। जो व्यक्ति या जाति शिक्षा पा लेती है या शिक्षित हो जाती है, उसका बौद्धिक विकास होने लगता है। वे विस्तार से शिक्षा के महत्व के बारे में अपने भाई को बताती हैं। चूंकि उनके भाई ने ज्योतिराव फुले के बारे में भी
बुरा भला कहा था, इसका जवाब देते हुए वे ज्योतिराव फूले के व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं। आप मेरे पति के बारे में कुछ नहीं जानते। वे एक सच्चे इंसान हैं। वे वास्तव में एक महान व्यक्ति हैं। आज के समय में हमारे आसपास, यहाँ तक कि इस देश में, उनकी तुलना में कोई नहीं है। ना ही किसी से उनकी तुलना की जा सकती है। उनका ध्येय है कि महान मांग और स्त्रियां शिक्षित होकर इंसान के रूप में स्वयं को स्थापित करते हुए अपना जीवन यापन करें। यही वो वजह है जो ज्योतिबा और ब्राह्मणों के बीच मतभेद और विवाद का विषय बनकर समाज के धरातल में चर्चा हो रहा है। ज्योतिबा निर्भीक होकर ब्राह्मणों के विरोध की परवाह न कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु डंके की चोट पर मांग, महार और स्त्रियां आदि को निष्ठापूर्वक पढ़ाते हैं। आगे वे भाई से ज्योतिराव फूले के कामों के प्रति स्वयं की निष्ठा प्रकट करते हुए कहती हैं, उनके इन आदर्श कामों में मैं हमेशा उनका हाथ बटाती रहूंगी। फिर विस्तार से उन कार्यों की चर्चा करती हैं जो वे ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर करती हैं। साथ ही वे अंग्रेजों द्वारा फूले के कार्यों की प्रशंसा का जिक्र गर्व से करती हैं। ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर किए जाने वाले कार्यों से मिलने वाले सुख की चर्चा करते हुए वे कहती हैं, लोगों को शिक्षित करने में मुझे बहुत शांति मिलती है। स्त्रियों को पढ़ाने से मुझे खुद को प्रेरणा, प्रोत्साहन और ऊर्जा मिलती है। यह काम मुझे खुशी देता है। इससे मुझे सुख, शांति, आत्मतृप्ति मिलती है। यही वो काम है जिसमें इंसानियत और मानवता दिखाई पड़ती है। पत्र में सावित्रीबाई फूले ये भी जिक्र करती हैं कि मेरी बातों का गहरा असर भाई और माँ पर पड़ा है। अंत में वे संकल्प व्यक्त करते हुए कहती हैं, हमारे जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल लोगों को शिक्षित करने और हर समय उनकी भलाई और उन्हें स्वाभिमानी बनाने में देना होगा। हमें विश्वास है कि हम सफल जरूर होंगे। भविष्य में हमारे किए गए कार्यों का मूल्यांकन समय जरूर करेगा। इससे अधिक और क्या लिखूं। इस पंक्तियों से सावित्रीबाई फूले के अंदर भरी हुई सामाजिक परिवर्तन की अलग झलकती है। साथियों, इसके आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप इंतजार करें। जय भीम।